गुजरात में सर आज बड़ी खबर है, रीशफल की और 16 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में खबर है। क्या चल रहा है इस वक्त गुजरात में? ये थोड़ा सा मैं बिहार से आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, रीशफल ही चल रहा है। पर इसकी वजह क्या है? 27 में वहां चुनाव नहीं, वजह कुछ नहीं है। 10 सीटें खाली थी वहां। हाँ। 10 मंत्री हम और बना सकते हैं, और जब 10 मंत्री बनाना नया है तब मुख्यमंत्री जी की अनुकूलता के लिए वो अपनी टीम चुन पाए। सभी ने इस्तीफे दिए हैं, स्वयं उन्होंने ही दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी कल अपना नया मंत्रिमंडल तय करेंगे और शपथ कराएंगे। कई लोग मान रहे हैं कि 27 में फिर उत्तराखंड भी, फिर उत्तर प्रदेश भी चुनाव है। कुछ ट्रेंड है क्या ऐसा? चुनाव के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, 10 पद खाली थे, 16 मंत्री थे, तो काफी बड़ा हिस्सा खाली था। तो अब एक्सपांड कर हम आगे जाना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार भी है। पूरे देश में अगर हम देखें सर, तो अभी विपक्ष सबसे ज्यादा बीजेपी को घेर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर। उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप बोले, ये ट्रंप ने टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या इस मोर्चे पर ये सरकार संभाल नहीं पा रही है? ऐसे लोगों को क्या जवाब होगा? इनके पास जवाब देने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर विश्वास ज्यादा करता हूँ। दुनिया में कौन क्या बोल रहा है उस पर करने। पर राहुल गांधी इस पर जब घेरते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनको एक जवाब देने, क्योंकि वो तो बहुत अग्रेसिव लाइन ले रहे हैं सर? नहीं, उनको जवाब देश की जनता दे रही है, बार बार चुनाव हार रहे हैं। अब हमें क्या जवाब देना है? कश्मीर में चुनाव कराने की आप कब सोच रहे हैं? इसको लेकर भी एक मुद्दा है। कौन सा चुनाव? माफ कीजिएगा, लद्दाख को लेकर जो स्टेटहुड का सवाल है उसको लेकर मेरा सवाल। लद्दाख के स्टेटहुड के सवाल पर हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहाँ एक हिंसा हो गई, थोड़ा चर्चा रुक गई है। मुझे आशा है कि बहुत कम समय मतलब थोड़े ही दिन में, दीपावली के बाद शायद तुरंत चर्चा शुरू हो जाएगी। और उसका आपको लग रहा है कि एक हल निकल जाएगा? क्योंकि स्थिति अब वो जेनजी से भी जोड़ा गया, मैं तो जेनजी से जोड़ा आशा रखता हूँ कि हल निकल ही आएगा। एक बार फिर से मैं वापस आना चाहती हूँ बिहार पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर आपने कहा कि हम लोग जो स्थिति दे रहे हैं वो जंगल राज से बेहतर है, लेकिन चिराग पासवान बार बार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ये आपको लगता है कंसर्न होना चाहिए पार्टी के अंदर? इसलिए मुझे जरूर नहीं लगती। चिराग जी के बयानों को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। उनका बयान राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कम था, ज्यादा जो घटना हुई है, और घटना हमेशा क्राइम की जो होती है घृणास्पद ही होती है, सबने निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा उन्होंने करी है। इसमें तत्व इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर की जगह जो पर्टिकुलर घटना हुई है इसकी निंदा का ज्यादा है। लेकिन अगर आप जंगल राज पर 20 साल बाद भी घेर रहे हैं, तो अब मैं आपको पलट कर ये सवाल विपक्ष जी, हमारे घेरने का सवाल ही नहीं है। वो ही थे तो उनको सुनना तो पड़ेगा कि ये आएंगे तो क्या होगा, और हम क्या घेर रहे हैं। आज तक याद रखकर जनता उनको बार बार हरा ही रही है। और आपको लग रहा है कि जंगल राज का ही मुद्दा बार बार हर 5 साल के बाद आप उठाएंगे और जनता आपकी तरफ आएगी? जब तक ये कुछ नया नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही आएगा। पर उनको मौका अगर जनता ने दे दिया, 786 वोट पीछे थे। मगर वोट तो, मौका तो जनता ने देना है, हम कैसे दे सकते हैं? हम क्या चुनाव न लड़े? इस बार आपको क्या लग रहा है? हम लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जनता हमें वोट दे रही है, तो हम ही शासन करेंगे। आपकी नजर में बिहार में आपके लिए इस बार गृह मंत्री जी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फिलहाल तो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है बिहार की जनता हमारे साथ है, और अब तक के सबसे अच्छे नतीजे एनडीए के लिए आएंगे तो बिहार के 2025 के चुनाव में। वो नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीतीश जी ठीक है नहीं है, अगर हो सकता है स्वेरिंग इन करा भी दें तो कुछ महीने में फिर उनको बदल दें। इन सब पर आपका क्या जवाब होगा, जो मुख्यमंत्री जी की तबीयत को लेकर कुछ लोग विपक्ष सवाल पूछ रहा है? मुझे लगता है वो नीतीश जी की पार्टी पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं बरोबर नीतीश जी को मिलता हूं, उनके साथ कार्यक्रम भी करता हूं, सीटों की चर्चा भी मैंने लंबी फोन पर करी है। मुझे तो कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखी है, और थोड़ा बहुत आयु के आधार पर होगा भी तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं, पूरी टीम साथ में रहकर चलाती, वो चला ही रहे।
दूसरी तरफ आपको क्या लगता है विपक्ष में, मुझे पता है आप बोलेंगे कि इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत आपकी नजर में क्या दिखती है? अब उन्होंने एक प्रकार से घुसपैठियों को ताकत बनाने का प्रयास किया था, मगर चुनाव आयोग की एसआईआर के कारण मुझे लगता है विफल हो गया है। एसआईआर पर वो यही कहते हैं कि आप एसआईआर में चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं, और बीजेपी ये काम क्यों करती है? ये काम छोड़िए, हम चुनाव आयोग को नहीं डिफेंड करते हैं, हम प्रक्रिया को डिफेंड करते हैं। देश भर में करेंगे सर? चुनाव आयोग ने कहा है, हम तो समर्थन करते हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, और कोई भी घुसपैठिया है तो इसको बिल्कुल दृढ़ता के साथ चुनाव की मतदाता सूची से निकाल बाहर करना चाहिए। पर वो लिस्ट तो आई नहीं घुसपैठियों की, जो घुसपैठियों की बात हो रही थी कि घुसपैठिए की भी लिस्ट देगा चुनाव आयोग, ऐसा कुछ आया नहीं। जो नाम कटे हैं उनको मालूम है क्यों कटे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें घुसपैठियों को निकाला गया है? मुझे तो राहुल जी को यात्रा निकालनी पड़ी, इसके कारण लगा कि घुसपैठिए निकलते होंगे तभी यात्रा निकालेंगे, वरना कांग्रेस पार्टी भला क्यों यात्रा निकालेगी। पर वोट चोरी का मुद्दा नहीं था एक वक्त, जो बीजेपी को लगा कि अब हमको इसको काउंटर करने के लिए घुसपैठिए का मुद्दा किसके वोट की चोरी और कहां चोरी? वोट तो मतदाता स्वयं देता है, कोई चोरी कैसे कर सकता है? जहां तक मतदाता सूची का सवाल है, उसमें भारत के नागरिक ही रहने चाहिए, ये हमारा फर्म स्टैंड है। महिलाओं को लेकर जो 10,000 का स्कीम है, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीधा महिलाओं को मतलब एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए, इससे पहले पंचायत में भी रिजर्वेशन दिया था, और ये स्कीम आप आधी आबादी को अपनी तरफ करने की कोशिश में ये सब। देखिए, ऐसा नहीं है अंजना जी, ये लोगों का प्रॉब्लम है कि वो कोई भी चीज को गलत तरीके से देखने की आदत रखते हैं, इसीलिए चुनाव हारते। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने घर में जल दिया, हर घर में जल दिया, तो महिलाओं को फायदा हुआ या नहीं हुआ? घर में टॉयलेट नहीं था, शौचालय दिया, तो सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही हुआ। घर में गैस का सिलेंडर दिया, तो सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही हुआ है। घर दिया तो भी सबसे ज्यादा फायदा महिला को ही दिया है। 5 किलो अनाज दिया तो सबसे बड़ी चिंता तो महिला की चली गई, क्योंकि बच्चे उसी के पास शाम को खाना मांगते हैं, तो वो फायदा भी महिला को हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि महिलाओं को कोई फायदा होता है तो लालू एंड कंपनी, राहुल एंड कंपनी को तकलीफ क्या है? उनको क्या तकलीफ है? और कोई एक सिलेक्टिव महिला को तो हो नहीं रहा, बिहार की सभी महिलाओं को हो रहा है। वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, आप महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनको आप नहीं, उन्होंने क्या टारगेट किया है बताइए जरा मुझे आप प्लीज। वो नौकरी, नौकरी मतलब कहां से? सरकारी नौकरी। 12 लाख करोड़ रुपया कहां है? तो बिहार का युवा क्या सोच नहीं पाता है? बिहार के युवा को मालूम है ना 12 लाख करोड़ रुपया है, ना नौकरी देना है। अच्छा, चुनावी गुणाभाग में माना जाता है कि आप सीट को लेकर भी फैसला करते हैं कि भाई नहीं, इतने सीटों पर टारगेट है। क्या ये खबर थी, अगर ये गलत है तो आप ही बताइएगा, कि अब आप 140 के आसपास ही उम्मीद कर रहे हैं? सीट को लेकर आपको कितनी उम्मीद है इस बार? आप थोड़ा कम बोल रही हैं, मगर सीटों के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। चुनाव भी लंबा है, मैं बताऊंगा दीपावली के बाद, छठ पूजा के बाद। परंतु एनडीए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार करेगी। एनडीए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में आपने जो फैसला लिया, उसी मॉडल पर आ रही हूं कि अगर ऐसा होता है तो बिहार में आपको क्या लगता है सर, बीजेपी में आपने नई पीढ़ी में कौन सा ऐसा नेता बनाया है जो आपको लगता है कि कार्यभार संभाल सकता? साच अर्थ में अंजना जी आप मानती है कि मैं आपको ऐसा जवाब यहाँ माइक में दे दूंगा? मुझे पता था नहीं आप देंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। जरूर कर सकती है आप, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, मतलब आपको लगता है कि नई जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आपको सामर्थ्य दिखता है कि वो बिहार को चला सके? बिल्कुल सामर्थ्य है। हमारे अभी भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं दमखम के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में। हमारे लोगों में सामर्थ्य है, तभी तो लोग ज्यादा चुनकर भेजते हैं। कई लोग ये बिहार का आकलन करते हैं कि बिहार है जहां पर जाति नहीं, जाति कास्ट जाता नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, ये तो रखना ही चाहिए। जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन आए, इसमें सैद्धांतिक रूप से
गलत बात नहीं है, परंतु जाति एड्रेस करने के लिए मेरिट्स को अन्याय नहीं करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हर जाति से हमारे पास अच्छे मेरिट्स वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि भी है। हमने काफ़ी बाहर के नए अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भी मौका दिया है। तो एक अच्छा गुलदस्ता लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक देश और बिहार की जो सेवा की है उसको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। गृहमंत्री जी, आपके पूरे इंटरव्यू से मैं 3 हेडलाइन आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे बताइएगा। नहीं, वो तो कहाँ आप हमें पूछकर हेडलाइन तय करती हो, आप चला ही देती हो। पहली आपने ये कही है कि जो भी बड़ी पार्टी होगी या जो भी होगा, जो विधायक दल चयन करेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा कहा है कि चुनाव के बाद सभी पार्टी के विधायक दल बैठकर अपना अपना नेता चुनेंगे और वो नेता चुन बैठकर हमारे गठबंधन का मुख्यमंत्री तय करेंगे। दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये रेफरेंडम होगा नीतीश कुमार के काम पर और साथ ही मोदी सरकार पर, डबल इंजन की सरकार। निश्चित रूप से हमारे लंबे समय के शासन पर रेफरेंडम आप मान सकती है और हमने काम किया है, मुझे भरोसा है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। और तीसरा आपने कहा है कि एनडीए अपना अब तक का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस बार कर पाएगी। जी, निश्चित रूप से एनडीए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप पंचायत आज तक में आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज तक में आने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।